recurrent decimal क्वेश्चन नंबर 8। अब आज कोशिश करेंगे कि इसको वाइंड अप कर दें, फिर उसके बाद हम देख क्यूरीज स्टार्ट करनी है, क्या स्टार्ट करना है। ये मैंने 2-4 टॉपिक्स लिखवाए हुए थे, चलो कल वो स्कूल में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सवाल ने इस तरीके से कहा हुआ है कि एक इक्वेशन दी है उसने इन्वॉल्विंग रिकरिंग डेसिमल विच इज 0.06 प्लस 0.083 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2/3। कोई सवाल मुश्किल नहीं है, वैसे ये आसान सा ही सवाल है। द ओनली थिंग इज दिस कि सबसे पहले आपने रिकरेंस ऑफ द डेसिमल को टर्मिनेट करना है, उसके बाद फिर आप कुछ और करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, ये आसान सा सवाल है। ठीक है, अच्छा अब करना क्या पड़ेगा कि पहले 0.06, अब अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डायरेक्टली पता है तो मैं उसको उसके फ्रैक्शन से रिप्लेस कर दूंगा, और अगर नहीं पता है तो मैं कन्वर्ट करूंगा। उसी तरीके से अगर 0.083 है तो उसको भी जो है मैं पहले उसके रिकरिंग अपना फ्रैक्शन से रिप्लेस करूंगा और फिर चलिए, तो क्या करते हैं हम 0.06 की कन्वर्जन करने के लिए। x तो हो गया 0.06 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये x हो गया। अगली वैल्यू में क्या बनाऊंगा, 10x कि 100x 1000x, क्या बताइए? सर 10। पहली वैल्यू हमने बना ली 10x, तो 10x हो गया 0.666। उसके बाद एक और फिर 100। फिर 100 बनाते हैं। 100 बनाया तो दैट विल बी 6.666 6.666। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया अगर, तो 90x इज इक्वल टू 6, जिसका मतलब x बराबर 6/90 और फिर x बराबर 1/15। सही हो गई बात यहां तक? अगला नंबर जो मुझे कन्वर्ट करना है दैट इज x इज इक्वल टू 0.08333। इसमें पहला नंबर अगेन वही 10x बना लूंगा मैं, तो 10x का मतलब हो गया 0. नहीं, 10x नहीं बनाऊंगा, 100x बनाऊंगा ना पहला नंबर। ये बात समझ आई? तो 100x बनेगा 8.333। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई सर। और इसके बाद बनाऊंगा 1000x, so that will be 83.333। अगर मैं 10x बनाता तो वो 0.833 आता। सही है, तो उसको जो है वो बनाकर फायदा नहीं होना था, इसलिए मैंने ये चीज की। अब 1000 में से 100 माइनस कर दिया तो 900x is equal to 75x is equal to 75 अपॉन 900 750 और 12। मेरे ख्याल में 1/12 x की वैल्यू 1/12। यहां तक आई बिलीव के कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सही बात है। तो अब जो मेरी इक्वेशन है दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू 1/15 प्लस 1/12। ये मेरा मेन फ्रैक्शन है, अपॉन में q
इज इक्वल टू 2/3। अच्छा, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इस q से तो पहली फुर्सत में जान छुड़ाकर q को वहां ले जा रहा हूँ। 1/15 प्लस 1/12 है, तो इनका कॉमन फैक्टर होता है 60। तो 60 का मतलब दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात है। तो यहाँ रह जाएगा 4/60 प्लस 5/60 इज इक्वल टू 2q/3। ये सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स समझ में आने चाहिए, कोई चीज मुश्किल लगे तो पूछ लीजिएगा। यहां तक पहुंचने पर ये हो गया 11/60 इज इक्वल टू 2q/3। 9/60। 9/60, हाँ, सॉरी, थैंक यू, 9/60। तो अब मैं इसमें कैंसिलेशन तो कर सकता हूँ, बट मैं कैंसिलेशन नहीं कर रहा। तो 3 और 60 को कैंसिल किया तो दैट विल बी 20। इज इट राइट? ये बात तो मान लोगे ना, अगर मैं 3 को 60 से डायरेक्टली इस तरह कैंसिल कर दूं तो इज एवरीवन ओके विद दैट? जी सर। तो 9 इज इक्वल टू 40 टाइम्स q, और q विल बी इज इक्वल टू 9/40। ये आपका q का आंसर होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा आसान सा सवाल है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अब जरा थोड़ी सी परेशानी ये है कि हमने यहाँ पर जो आगे सवाल रखे हुए ना, उसमें रिकरिंग डेसिमल का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सवाल आपको जो है वो थोड़ा सा यूनिक है। अरे भाई, ये कौन है? अच्छा बेटा, ये उल्टे सीधे नंबर पे कॉल बिल उठाते। चलो, अब आखिरी फिर जो है वो अच्छा, जरा देखिए अब सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, the membership of a chess club has increased from 22 to 25. Express this as an exact percentage increase। ठीक है, ये परसेंटेज इंक्रीज का सवाल है। सही, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो परसेंटेज इंक्रीज का सवाल है। याद है किसी को परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला? लास्ट ईयर भी सिखाया है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला याद है किसी को? लास्ट ईयर सिखाया है हमने। नहीं, कोई नहीं बताएगा। डिफरेंस ओवर ओरिजिनल टाइम्स 100। डिफरेंस ओवर ओरिजिनल टाइम्स 100। वेरी गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? द मेंबरशिप ऑफ अ चेस क्लब हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 22 टू 25। ठीक, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई आप बताइए कि ये कितना परसेंट इंक्रीज है। तो कितना परसेंट इंक्रीज है उसके लिए आपने क्या करना है? आपने जो है वो चेंज इन द वैल्यू डिवाइड बाय द ओरिजिनल वैल्यू करना है, या डिफरेंस इन द वैल्यू डिवाइड बाय द ओरिजिनल वैल्यू। कितने थे? 22 थे, बढ़ के कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, तो अब इतनी कोई मुश्किल लॉजिक तो है नहीं कि ज्यादा परेशानी हो। परसेंटेज कैसा गंदा सा लिखा है, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू, ठीक है, हाउ मच वाज द चेंज? 3। व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू? 22। इज दैट राइट? मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां तक कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई, तो बोलते नहीं। नहीं सर। तो फिर उसके बाद जो है मैं कैंसिलेशन करूंगा, और इत्तेफाक की बात है कैंसिलेशन बड़ी अच्छी हो रही है। ये बचा 11, ये बचा मेरे पास 50। ठीक है, 3 टाइम्स 50 विल बिकम 150/11। अब अगर इसमें तुम नीचे 99 ले भी आए तो ऊपर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या 2 रहेंगे? बताओ। जैसे हम रिकरिंग डेसिमल जब बनाते हैं फ्रैक्शन से, तो हम डिनोमिनेटर में 999 999 ऐसी चीजें आ जाए तो बहुत अच्छा है।
लेकिन उसमें एक शर्त है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन द न्यूमरेटर शुड बी सेम एज द नंबर ऑफ नाइन्स इन द डिनोमिनेटर। तो अगर तुम किसी तरह यहाँ 99 ले भी आते हो तो तुम्हारा न्यूमिनेटर के नंबर ऑफ डिजिट्स और डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं रहेंगे, तो क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, बता दो। रिकरिंग डेसिमल में आंसर बताना है तो। अरे भाई, एक फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल बनाने की बात हो रही है, इतना क्या सोचना है भाई इसमें। एक फ्रैक्शन को लॉन्ग रिकरिंग, डिवीजन सर। अब आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप सीधा सीधा इसमें लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे, और जब लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे तो फिर आपको आपका आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर लॉन्ग डिवीजन से पहले मैं एक काम जरूर इसमें कर सकता हूँ। 110 और 143, तो 13 होल 7/11, इतनी बात सही है। ये बात तो मान लोगे, ये तो हाँ सब। सर। जी सर। अब मेरा मसला क्या है, मेरा मसला डेफिनेटली, अब अगर ये 13 होल 7/11 है, ये है 13 होल 7/11, तो इसमें अगर डेसिमल किसी ने क्रिएट करना है तो वो इतने पार्ट ने क्रिएट करना है ना। 7/11 ने जो है वो आपका डेसिमल पार्ट क्रिएट करना है, इज दैट राइट? यस। तो मैं क्या करूंगा जो है, जी मामा। हाँ सॉरी, मेरी आवाज आ रही है वापस? जी आ रही है। जी सर। तो अब 7/11 is the only matter of concern which needs to be converted into its equivalent अपना recurring decimal। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है 13 होल 7/11 तो जो है सो है, उसको एक मिनट के लिए पॉज किया और सिर्फ 7/11 पे फोकस किया। अब 7/11 में डिनोमिनेटर को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल टर्न आउट टू बी 63/99, जिसका मतलब 0.63। तो 13 होल 7/11 का रिकरिंग डेसिमल ऐसे हो जाएगा। देखो बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? पूरे 150 को 11 से डिवाइड करने मत लग जाना, दैट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसमें से जितना होल नंबर है उसको अलग करके फिर बाकी जो आपका फ्रैक्शन बचे उसको कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। बात समझ आई? जी सर। चलिए भाई, ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब जरा चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया तुम लोगों को परसेंटेजेस वगैरह, आई गेस, जब मैंने ये एवरीडे मैथ्स वगैरह का टॉपिक पढ़ाया था ना, तब मैंने आप लोगों को ये सब चीजें पढ़ाई थी, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट वगैरह। तो खैर चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं अगला सवाल पर। और क्या है भाई क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा मसला है ना, बुक करिए मटेरियल करिए। हाँ, क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर क्या किया मैंने अभी? 9 किया, अब 10। बाय एग्जैक्टली व्हाट परसेंटेज मस्ट 6 kg बी इंक्रीज्ड टू मेक 7 kg? हाँ भाई, पहले तो ये सवाल समझा दीजिए। बाय एग्जैक्टली व्हाट परसेंटेज मस्ट 6 kg बी इंक्रीज्ड टू मेक 7 kg? यानी इसमें रिकरिंग डेसिमल शेसिमल तो बाद में आएगा, पहले तो ये परसेंटेज का सवाल है। कौन समझाएगा सवाल? अब देखो हमारा टॉपिक रिकरिंग डेसिमल है, लेकिन हम अब परसेंटेज के नाम पे आपको रिकरिंग डेसिमल का टॉपिक, सॉरी रिकरिंग डेसिमल के नाम पर परसेंटेज भी दे सकते हैं, कैसी अच्छी बात है। परसेंटेज 6 kg बी इंक्रीज्ड टू मेक 7 kg। चलिए बताइए।
रिकरिंग डेसिमल का मसला हल करा रहा हूँ, परसेंटेज के मसले हल नहीं करा रहा मैं आपके। परसेंटेज का मसला तो हम पहले ही हल करवा चुके हैं। अब आपने समझाना है मुझे सवाल पहले कि ये क्या सवाल है। नहीं, बुरा मान गए? अच्छा इतना ही बता दो क्या बताना है यहाँ पर। सर क्या ये परसेंटेज चेंज का सवाल है? ये परसेंटेज चेंज का सवाल है, बिल्कुल, वेरी गुड। देखो ना, वो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज मस्ट 6 kg बी इंक्रीज्ड, तो परसेंटेज चेंज का सवाल तो है। अब या तो यहाँ पर आप वो रटे हुए फॉर्मूले इस्तेमाल करें परसेंटेज चेंज के, न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज। आंसर बताना है। नहीं, मुझे सवाल समझाना है कि हाउ विल आई एक्चुअली बी डूइंग दैट विदाउट द फॉर्मूला। हम पहले डिफरेंस मालूम करेंगे, कितना इंक्रीज हो रहा है। हाँ, 1 kg इंक्रीज हो रहा है तो 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100। डिफरेंस एक तो डिवाइडेड जब बाय तुमसे मैं कहता हूँ ओरिजिनल। लड़की सवाल समझाना, तुम मुझे सवाल करके बताना शुरू कर देती हो। सवाल समझाने का मतलब डिफरेंस ये को होता है। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब सुनिए, बेसिकली सवाल आपसे कह ये रहा है कि जो है कि 1 जो है वो 6 का कितना परसेंट है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 6 इज 1, ठीक है। ये पूछा है सवाल ने कि 1 जो है वो 6 का कितना परसेंट है। 6 वॉज द ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन द वैल्यू वॉज 1। मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ 6 को कितना परसेंट बढ़ाएं कि 7 बन जाए। तो 6 को कितना परसेंट बढ़ाएं वो तो बाद में पता चलेगा, पहले तो पता ये करना है कि 6 को कितना बढ़ाएं कि वो 7 बन जाए। तो 6 को सिर्फ 1 यूनिट बढ़ा दें तो वो 7 बन जाता है। तो इसका मतलब मुझे पता करना है कि 1 6 का कितना परसेंट है। अब इसमें हो सकता है कि जी आप वो रटे हुए फॉर्मूले यूज करना चाहें तो वो रटे हुए फॉर्मूले यूज कर लीजिए। मैं लिख देता हूँ, ग्रेड 7 में आपने जो परसेंटेज के फॉर्मूले रटे हुए, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन हमने जो लास्ट ईयर आपको परसेंटेज पढ़ाया है उसमें हमने आपको फॉर्मूलों से नहीं पढ़ाया, क्योंकि हम फॉर्मूलों से पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। तो आपको सवाल का मतलब समझ में आना चाहिए तो फॉर्मूले भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये मतलब समझ में आ गया तो बस बात खत्म हो गई, फिर आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपको ये मतलब नहीं समझ में आया एंड यू विश टू कंटिन्यू विद द फॉर्मूला दैट यू मस्ट हैव मेमोराइज्ड, तो आप उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, लास्ट दोबारा कह दूँ, परसेंटेज के जो सवाल होते हैं वो रटे हुए फॉर्मूले से हो नहीं पाते। है, तो ये होगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 100। इज दैट राइट? अब 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100 को पहले तो चलो जरा मैं इसको 50/3 ना, 50/3। अब जब 50/3 कर लिया तो डेफिनेटली अब अच्छा, जो क्वेश्चन ओरिजिनली जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको आंसर रिकरिंग डेसिमल मिलाकर देना है कि नहीं देना है। तो अब पेपर में आ जाए तो फिर तो आप उसको कैसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिखा डेफिनेटली, अगर ये रिकरिंग डेसिमल में चाहिए होगा आंसर तो वो लिख के कहेंगे कि जी हमें आंसर रिकरिंग डेसिमल में देना है आपने। तो 50/3 आ गया। अब सबसे पहले, इज इट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन? improper. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पहले तो इसका प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे, तो दैट विल बी 16 होल 2/3। अब मेरा मसला 16 नहीं है, मेरा मसला है 2/3। तो पहले मैं इस 2/3 को जो है वो रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। मैं कहूंगा जी 2/3 को मैंने कंसीडर कर लिया। 2/3 का मतलब होता है 6/9, और 6/9 का मतलब हो जाता है 0.6 रियल हो रहा है। तो आपने कहा कि इसका मतलब है कि 16 होल 2/3 का मतलब 16.6%, ठीक है।
तो अगर इस तरह का कोई सवाल पेपर में आएगा, एग्जैक्टली इसी शक्ल में आ जाएगा, तो डेफिनेटली आप उसमें रिकरिंग डेसिमल में ना दें आंसर, डजंट मैटर। हाँ, अगर मैं इस सवाल में कह देता हूँ कि आंसर इज रिक्वायर्ड इन रिकरिंग डेसिमल, देन डेफिनेटली आपको फिर उसको रिकरिंग डेसिमल के तौर पे शो करके और कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा कि ओरिजिनली ये सवाल परसेंटेजेस के हैं और ओरिजिनल परसेंटेजेस के सवाल रिकरिंग डेसिमल के आते नहीं है। ठीक है, तो अगर आएगा तो फिर आपको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। खैर, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? अगले सवाल में वो हमसे कह रहे हैं, बिलाल मेड 75 attempts to throw a basketball through a hoop. He succeeded on 32 occasions. Express his failure rate as an exact percentage. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्या किया उसने? टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी उसकी? 75। और कितनी बार वो सक्सेसफुल हुआ? 32 टाइम्स। एक्सप्रेस हिज फेलियर एज एन एग्जैक्ट परसेंटेज। हाँ, अब उसके फेलियर एज एन एग्जैक्ट परसेंटेज के लिए पहले तो क्या पता होना चाहिए कि वो कितनी दफा फेल हुआ। ठीक है, टोटल अटेम्प्ट्स कितनी थी उसकी? 75। टोटल अटेम्प्ट्स थी 75। तो कितने में वो सक्सेसफुल रहा? 32 में। तो फेल कितने में हुआ? 75 43। माइनस 32। बहन आंसर बताना है ना। 43। 43 बोला किसी ने? जी सर। तो 43। अच्छा वेल ठीक है, तो 43 टाइम्स। अब हमने पूछा है कि जी ना आपने क्या बताना है? आपने बताना है कि उसका फेल परसेंटेज कितना है। ठीक है, एक्सप्रेस इज फेलियर रेट एज एन एग्जैक्ट परसेंटेज, तो वो बताना है हमने, फेलियर रेट एज एन एग्जैक्ट परसेंटेज। अब मैंने यहाँ पर लिख लिया भाई कि टोटल अटेम्प्ट 75 है, सक्सेस वो 32 टाइम्स सक्सीड हुआ है और 43 टाइम्स फेल हुआ है। तो हम क्या कर देंगे इसमें, 43 ओवर 75 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बात सही है? जी जी सर। सर। तो पहले 45 75 और 100 को कैंसिल कर लेते हैं, तो दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, so that is going to be 172। 172 अपॉन 3। क्या ये मैंने सही किया? ये मैंने सही किया, वेरी गुड। तो फिर उसके बाद, अरे भाई 57। 57 होल 1/3। अब 57 होल 1/3, तो 1/3 इज वन ऑफ दोज डेसिमल्स जो हमें बाय डिफॉल्ट पता होते हैं। खैर अगर नहीं पता है तो फिर आप इसमें से 1/3 को अलग से कंसीडर करेंगे और फिर इस 1/3 का आप, अरे भाई क्या है, 3/9 बना देंगे और 3/9 का फिर आप 0.3 बना देंगे। जब ये कर दिया आपने, और ख्याल रखिएगा अगर पेपर में ये सवाल आ जाए और कहे कि जी आपने इसको रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट कन्वर्ट मत कर दीजिएगा। अगर याद भी है तो कोशिश कीजिएगा स्टेप परफॉर्म कर दें थोड़ा सा। ठीक है, हम लोगों को कुछ नहीं पता इसके मार्किंग क्राइटेरिया वराइटेरिया के बारे में, अभी बहुत नया टॉपिक है तो हमें कुछ खास पता नहीं है। इस तरह का सवाल कुछ आ गया तो मार्किंग क्राइटेरिया क्या होगा, तो जब कोई नई चीज आती है तो थोड़ी एहतियात ही करनी चाहिए। ठीक है, हमारे कहने पे चले तो नुकसान आपका है, हमारा नहीं है। चलो भाई आखिरी सवाल है, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? सॉल्व द इक्वेशन। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। 0.28 प्लस 0.027 अपॉन 0.28 माइनस 0.027 इज इक्वल टू x प्लस 10 ओवर x। चलो कर लेता हूँ, नया सवाल है, जरा मेरी भी कुछ लर्निंग हो जाएगी।
अच्छा, अब इसमें जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हैं तो दोनों के दोनों सेम, सिर्फ हो ही रहा है कि एक जगह जो है वो प्लस हो रहा है, एक जगह वो माइनस हो रहा है। तो चलो करते हैं। 0.28 x हो गया मेरा 0.28। तो जो पहली वैल्यू मैं बनाऊंगा मेरे ख्याल में दैट विल बी 10x इज इक्वल्स टू 2.888, इज दैट राइट। अगली वैल्यू मैं बनाऊंगा 100x, दैट विल बी 28.888। माइनस कर दूंगा मैं इन दो वैल्यूज को, मेरे पास आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 22। x का मतलब 22/90। क्या ये मैंने सही किया? ये मैंने सही किया ना? अरे भाई क्या हो गया सर जी सर 22 कैसे सर? है? 26 है। सर 26 होगा। 26/90। अभी फिलहाल मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा। अच्छा, फिर उसके बाद ये हो गया x इज इक्वल टू, नहीं x तो लिख दिया ना मैंने। x के बाद पहली वैल्यू मैं बनाऊंगा 100x, तो 100x हो जाएगा 2.777। अगली वैल्यू मैं बनाऊंगा 1000x, दैट विल बी 27.777। माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 900x इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 25/900। यहाँ तक बात सही है? ये बात समझ में आई? नहीं, ये बात नहीं समझ में आई? जी सर। अच्छा, आगे। अब मैं ज्यादा सोच नहीं रहा। अब इससे ज्यादा बेहतर कुछ हो सकता है कि नहीं, तो मैंने अपनी पिछली वैल्यू को 260/900 कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इन वैल्यूज को लेके जा रहा हूँ, और 0.28 की जगह मैंने रखा 260/900 प्लस 25/900। ठीक है, हो सकता है इससे कुछ बेहतर हो सकता हो, मगर मैंने अभी सोचा नहीं उसके बारे में। ये हो गया 260/900 माइनस 25/900 is equal to x plus 10 over 5/900 और 235/900 से 900 कैंसिल। हम कल तफसील से कर चुके, आप इसमें स्टेप करना चाहें आप स्टेप कर सकते हैं, बट जैसा मैंने कल कहा था कि हम कोशिश यही करते हैं कि हमें ऐसा ना करना पड़े। मेरी स्क्रीन आ रही है कुछ? नहीं सर। सर मेरे पास से गायब हो गए। तो बेटा तो बोल क्यों नहीं रहा कि स्क्रीन नहीं आ रही है? मतलब हद ही हो गई है। मैं किए चला जा रहा हूँ सवाल, हो रहे हैं हम लोग। उफ, हद हो गई यार।
चलिए आगे ना स्क्रीन वापस। जी सर। तो अब ये 285 और 900 225 और 900 मैंने डायरेक्टली 900 से 900 को कैंसिल किया है। ठीक है, आप इसमें स्टेप्स परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप कीजिए, बट मैं तो खैर हमेशा ही कहता हूँ कि जी इतना काम आपको डायरेक्टली करना आना चाहिए है। ठीक है, तो अब टेक्निकली बचा क्या है मेरे पास, 285 अपॉन 235 इक्वल टू x प्लस 10 अपॉन x, जो खैर बड़ा सीधा सीधा होना चाहिए। खैर अब मैं इसको फर्दर 5 से कैंसिल कर दूं मेरे ख्याल में, तो 57 अपॉन 47 इज इक्वल टू x प्लस 10 अपॉन x, और फिर लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई देम बोथ, तो दैट विल बी 57x इज इक्वल्स टू 47x प्लस 470, और ये 47 यहाँ पर आकर माइनस, तो 10x इज इक्वल्स टू 470, तो x की वैल्यू इज गोइंग टू बी 47। बात समझ में आ गई? सही, ये आखिरी वाले सवालों में इतना कुछ मुश्किल नहीं है, वैसे बड़ा आसान से ही है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इस सवाल में। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर मुझे एक बात बता दें, एक बात पूछिए। ये आपने यहाँ पर जो x की हमने 26/90 वैल्यू निकाली थी, इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 10 करके 260/900 क्यों बनाया? क्योंकि मेरी दूसरी वैल्यू जो आ रही थी वो 25/900 आ रहा था, तो मेरे पास एक डिनोमिनेटर में 900 था, तो मैंने दोनों डिनोमिनेटर में 900 बना लिया। अगर इफ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं ज्यादा नहीं सोच रहा कुछ और, मैंने सीधा सीधा 900 बनाया था दोनों जगह पर। अगर कुछ और भी बन सकता है तो वो आप बना सकते हैं, बट मैं उसको मैंने सोचा नहीं, मुझे जल्दी से आसानी ये लगा तो मैंने ये सोचा। सही है सर। अच्छा, उसके बाद जो है वो देखें जरा, अब क्या चीज इस मटेरियल में रह गई। सवाल मेरे ख्याल में मैंने हर तरह का समझा दिया आपको। एक जो है मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छोड़ा हुआ था, एक्सप्रेस 40 सेकंड एज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू 1 मिनट। चलो ये भी कर ही लेते हैं, आसान से है। अब वो कह रहे हैं कि क्या करो भाई, आप जो है वो बताओ कि 40 सेकंड 1 मिनट का कितना फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, और वो फ्रैक्शन रिकरिंग बनेगा। अब उसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल it is basically like expressing one quantity as a fraction of the other। ठीक है, ये जो सवाल है इसमें आपको एक क्वांटिटी दूसरे का कितना फ्रैक्शन है ये बताना है। अब यहाँ पहली क्वांटिटी है 40 सेकेंड्स और दूसरी क्वांटिटी क्या है बता दो। नहीं बताओगे? 1 मिनट। 1 मिनट। अब पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा इस सवाल में, दोनों की दोनों क्वांटिटीज को क्या करना पड़ेगा आपको, सेम फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो जब आप उसको सेम फ्रैक्शन में लाएंगे तो एक क्वांटिटी 40 सेकेंड है, दूसरी क्वांटिटी 60 मिनट्स है, तो सॉरी 1 मिनट है, तो मैं उसको 1 मिनट के बजाय 60 सेकेंड्स यूज करूंगा। इज दैट राइट? यस। बस क्या हो जाएगा, तो 40 सेकेंड्स ओवर 60 सेकेंड्स, कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2/3, एंड एज सुन एज वी हैव 2/3, हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, this will be 6/9 and that will be 0.6। बस ये करना है, expressing one quantity as a fraction of the other। तो बस दोनों की दोनों क्वांटिटीज का सेम होना जरूरी है। once they both are same, उसके बाद आप फ्रैक्शन बना के उसको रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें और कोई ज्यादा कुछ मुश्किल चीज है। 11 आवर्स एज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 1 डे, तो 11 आवर्स को 24 आवर्स के साथ, 115 मिनट्स टू 1 आवर, तो 115 मिनट्स को 60 के साथ, और 43 मंथ्स एज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 1 ईयर, तो 43 मंथ्स को 12 मंथ्स के साथ आपने अपना फ्रैक्शन में बना लेना है। और फ्रैक्शन को कैसे हमने रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है ये बात हम कर चुके हैं। तो मुझे अब लगता नहीं कि इस टॉपिक में मजीद जो है वो कोई चीज रह गई है। कोई चीज आपकी नजर से गुजरे, कहीं किसी और जगह से कोई चीज आपके हाथ में लगे तो वो जरूर आपस में भी शेयर करें, हमारे साथ भी शेयर करें। समझ में आती ठीक है, नहीं समझ में आती पूछ लें, डिस्कस कर लें। ठीक है, 5 पेपर्स मैंने आपको इससे पहले इसलिए करवा दिए थे ताकि पता हो कि मोस्टली क्वेश्चन